हेलो बाबू, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? मैं आपका धनंजय सर, और आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में, जो अभी हाल ही में आई हुई है। कल 5:30 बजे शाम में आई हुई थी। और चूंकि यूट्यूब पे कई भ्रामक तथ्य फैलाए जा रहे हैं और इस कारण से बहुत सारे छात्र परेशान हैं। कई लोगों का व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया हुआ है, तो एक एक को अभी मैसेज करने में थोड़ी असहजता हो रही थी। तो मैंने सोचा कि इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाया जाए। तो इसको आप कंप्लीट देखना और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करना, ताकि जो कई गलतफहमियां दिमाग में बैठ चुकी है वह कम से कम दूर हो सके। सब पे मैं बारी बारी से बात करूंगा। देखो, मुझे चाणक्य की एक बात याद आ रही है, जब उन्होंने कहा था कि अगर किसी देश की दशा और दिशा अगर बदलनी हो तो उसके एजुकेशनल सिस्टम को बदलना पड़ेगा। और नो डाउट, अगर किसी भी देश की अगर दशा और दिशा बदलनी है तो उसका एजुकेशनल सिस्टम बहुत अहम रोल अदा करता है। एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था किसी देश के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मैं इस बात की वकालत शुरू से करता आया हूं, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, कहीं भी मैं हमेशा से यह चाह भी रहा था कि जो एजुकेशनल सिस्टम अपना अभी तक बना हुआ है 1986 से अभी तक जो चला आ रहा है। अभी अगर आप अपने किताबों में देखें तो वहां पर लिखा होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से, क्योंकि उसी समय से राजीव गांधी की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे, उसी समय उन्होंने यह शिक्षा नीति उन्होंने लाया था। और उस समय के लिए यह नीति बेहतर थी, लेकिन अब काफी समय गुजर चुके हैं। मैं राजीव गांधी को हमेशा अच्छे कामों के लिए ही याद करता हूँ। शिक्षा के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया। अगर आज के डेट में अगर कहा जाए कि भारत में कंप्यूटर जो आया तो सिर्फ उन्हीं के कारण आया, नहीं तो आता भी तो काफी देर हो जाती। तो मैं उनको अच्छे कामों के लिए याद करता हूं। लेकिन बीच में कुछ संशोधन भी हुए। 1992 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो संशोधन हुआ, लेकिन मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अब जाकर मूलभूत परिवर्तन यहाँ पर हुए हैं, और जो परिवर्तन होने चाहिए। भारत अभी तक आजादी से के बाद अभी तक अगर यह केवल विकासशील देश बना हुआ है, विकसित देश की कैटेगरी में अगर नहीं आ पाया है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं शिक्षा नीति जिम्मेवार है। और जैसा कि अभी तक हम लोग सिर्फ सुनते आए हुए थे कि चीन जैसे देशों में जब स्कूली बच्चों का जो स्कूल जाते हैं स्टूडेंट, जब उनका लंच पीरियड होता है तो वैसे उतने समय में एक मोबाइल असेंबल कर देते हैं, और उस तरह के मोबाइल जब हमारे जैसे देशों में आते हैं तो अच्छे दामों में बिकते हैं। तो ये कहाँ तक सच्चाई है, यह तो रिसर्च का विषय है। मैंने भी सुना है, पढ़ा है कहीं पर, यह हो भी सकता है और हमारे देश में भी यह हो सकता है। जैसा कि अभी जो नई पॉलिसी आई है, कक्षा 6 से ही वोकेशनल कोर्स होगा, इंटर्नशिप होगा, सारी चीजें हम लोग विस्तार से समझने वाले हैं। जो कई ऐसी बातें हैं जिस पर भ्रामक तथ्य फैलाए जा रहे हैं कि 10th बोर्ड अभी समाप्त हो जाएगा, क्या होगा 2021 में भी एग्जाम होंगे नहीं होंगे, तो सारी चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं। मैं विस्तार से बात करने वाला हूँ। मैंने पूरे 54 पेजेस का जो मेरे पास यहाँ दस्तावेज है उसको मैंने काफी एनालिसिस किया है, जिसमें से बहुत सारी चीजों को मैं आपके पास रखूंगा और समराइज मैंने किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। नई शिक्षा नीति की घोषणा, स्कूल और उच्च शिक्षा में किए गए बहुत बदलाव, 10+2 फॉर्मेट खत्म हो गया है। तो अभी ये बात बिल्कुल सही है। तो लेकिन यहाँ पे जो अहम जो क्वेश्चन जो है, जो मेरे पास मैसेज वगैरह आए हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं, सबको मैं जो आंसर देना, चूंकि मेरे लिए सहज नहीं था कि सबको मैं रिप्लाई दे सकूं, इसके लिए कंप्लीट वीडियो बनाना पड़ा कि कौन कौन से बदलाव हुए हैं ये हमको जानने हैं। क्या 2021 से कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी? ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा वर्तमान में जो छात्र हैं, जो अभी पढ़ने वाले छात्र हैं, चाहे स्कूल में पढ़ने वाले हों या कॉलेज में पढ़ने वाले हों, तो क्या परिवर्तन होने वाले हैं? तो सबसे पहले हम बदलाव पे आते हैं सीधे। बदलाव क्या क्या हुए हैं और आपको भी जाननी चाहिए। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं तो आपको भी इन सारी चीजों को जानना चाहिए। देखिए, सबसे पहला जो बदलाव हुआ है, मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यानी कि अब एचआरडी मंत्री को शिक्षा मंत्री कहा जाएगा। सबसे पहली बात तो यह है, यानी कि अभी जो हमारे पास मानव संसाधन मंत्रालय, और इस पर काफी कुछ कहा भी गया है। मनुष्य को संसाधन नहीं माना जा सकता, मनुष्य को सिर्फ एक संसाधन नहीं माना जा सकता। इस पर बहुत समय पहले से ही बहस होती आ रही है। तो इसीलिए मानव संसाधन मंत्री को अब उस जगह पे शिक्षा मंत्री पद दिया गया है, और अब एचआरडी जो मंत्री होंगे उन्हें शिक्षा मंत्री कहा जाएगा। अब देखो, जो मूल बिंदु है मैं उस पर आता हूं डायरेक्ट है। यानी कि अब 10+2 की जगह पे 5+3+3+4, 10+2 की जगह पे 5+3+3+4 फॉर्मेट जारी होगा। क्या मतलब बनता है इसका? सबसे पहले तो हम यही समझना है। देखो, यहाँ पे जो शुरू का जो 5 है, इसका मतलब है कि प्री प्राइमरी के 3 वर्ष, 5
5 में से जो शुरू के जो 3 वर्ष हैं वो प्री प्राइमरी यानी कि नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी। क्लियर हो रहा है? प्री प्राइमरी में सबसे पहले नर्सरी, उसके बाद एलकेजी और उसके बाद यूकेजी और उसके बाद कक्षा 1 और कक्षा 2 हो गए 5 साल। यानी कि जो शुरू का जो 5 है वो प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और उसके बाद पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के 1-1 वर्ष, यानी कुल 5 वर्ष होंगे। अब इसमें क्या होगा, तो इन कक्षा के छात्रों को खेल कूद और अन्य गतिविधियों के माध्यम से सिखलाया जाएगा। आप खुद सोच सकते हैं कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, कक्षा 1 और 2 के जो छात्र होंगे वो तो काफी छोटे होंगे और उनको जैसे अभी भी तो कंसेप्ट है ना, प्ले स्कूल का तो कंसेप्ट अभी भी है, यानी कि उनको खेल कूद के माध्यम से, अन्य गतिविधियों के माध्यम से उन्हें बेहतर से बेहतर एजुकेशन देने की व्यवस्था की गई है। तो वही चीज बस अब यहाँ पे कहा गया है। अब उसके बाद क्या है, कहता है कि इसके लिए बाल वाटिका कार्यक्रम पूरे देश में चलाने की बात की गई है। बहुत ही खूबसूरत बात है यह, यानी कि अब उनको खेल कूद के माध्यम से सिखलाया जाएगा और इसके लिए एक यहाँ पे टर्म यूज किया गया बाल वाटिका। ठीक है ना, हमें लोग ऐसे देखते हैं कि किंडरगार्टन, बहुत सारे स्कूल है, किड्जी, तो ये सभी क्या है, तो बाल वाटिका ही है। अब हिंदी में ये शब्द बस दे दिया गया है कि पूरे देश में, अब चाहे वह प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, कोई भी हो, सब में अब के बाल वाटिका कार्यक्रम पूरे देश में चलाने की बात की गई है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो 5 के बाद 3 है, 5 + 3 + 3 + 4 है, तो 5 के बाद जो 3 है, इस 3 का मतलब क्या है, तो कक्षा 3 से 5 तक के छात्र इससे संबंधित हैं, यानी कि कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5। 3 का मतलब क्या होगा, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5, तो इससे संबंधित है। इसे स्कूली शिक्षा का प्राइमरी स्टेज कहा गया है। अभी इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, प्री प्राइमरी स्टेज, और अभी इसको क्या बोला गया, प्राइमरी स्टेज कहा गया। ध्यान से सारी बातों को सुनना, इतने बेहतर ढंग से कहीं पर व्याख्या मिली नहीं मुझको यूट्यूब पे, नहीं तो मैं ये वीडियो बिल्कुल नहीं बनाता। कोई मकसद नहीं था इसको बनाने का, लेकिन कई गलतफहमियां जो मैं अभी आगे बताने वाला हूं उसको अभी मैं दूर करना चाहता हूं। काफी कुछ इसको मैंने पढ़ा है, समझा है, और उसके बाद तब मैं आपके सामने सारी चीजें रख रहा हूं। तो यहाँ पर बोला गया कि इसे स्कूल की प्राइमरी स्टेज कहा जाएगा। अच्छा, अब आगे कहता है कि इस कक्षा के छात्रों में सामान्य गणित, विज्ञान, कला तथा सामाजिक विज्ञान विषय की सामान्य समझ बढ़ाने की बात कही गई है। यानी कि यहाँ पर मैथ, साइंस, सोशल साइंस, अभी इन सभी आर्ट, इन सभी पेपर की सामान्य समझ, बहुत ज्यादा डीप नहीं, सामान्य समझ बढ़ाने की बात की गई है। यानी कि इन सभी विषयों पर एक जनरल कंसेप्ट डेवलप किया जा सके स्टूडेंट को। अब साथ में यह भी कहा गया है कि इस कक्षा तक के छात्रों को उनकी क्षेत्रीय या मातृभाषा में पढ़ने की स्वतंत्रता होगी। ये सबसे बड़ी बात है, यानी कि अलग अलग जगह पे, पूरे देश की बात हो रही है ना, तो पूरे देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग रीजनल लैंग्वेज है। अभी छोटे बच्चे अब उस लैंग्वेज में ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। तो यह सरकार चाहती है कि इस उम्र तक के जो बच्चे हैं, यानी कि कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 के जो छात्र हैं, इनको एक सामान्य समझ के आधार पर गणित विषय, साइंस, सामान्य विज्ञान जिसे हम कह सकते हैं, सोशल साइंस, कला, इन सभी विषयों की एक सामान्य समझ देनी होगी और यह उनके मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। उनको यह स्वतंत्रता मिलेगी, बहुत बड़ी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, तो 5 + 3 + 3 है, अगेन 3 है। अब इस 3 का मतलब क्या है, इसका संबंध है कक्षा 6 से 8 तक, यानी अगला जो 3 है तो कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8, इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक नया यहाँ पर इनोवेशन है सरकार का, आप कह सकते हैं, नई सोच है, और यहाँ से अब एक नए भारत का वास्तव में निर्माण होने जा रहा है। ध्यान से सुनना बाबू मेरी बात को, यहाँ पर दिया हुआ है, कहता है कि इसका संबंध कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों से है। इसे स्कूली शिक्षा का मिडिल स्टेज कहा जाएगा। अब इसको मिडिल स्टेज कहेंगे। शुरू में जो 5 था वो प्री प्राइमरी था, उसके बाद प्राइमरी स्टेज हुआ, अब यह मिडिल स्टेज कहा जाएगा। अब अगला स्लाइड देखते हैं। अब यहां से एक निश्चित पाठ्यक्रम के तहत पढ़ाई होगी, छात्रों में स्किल डेवलपमेंट हो, इसका प्रयास किया जाएगा। अब एक निश्चित पाठ्यक्रम होगा, निश्चित पाठ्यक्रम तो पहले भी था तो अभी भी होगा, यानी कि निश्चित पाठ्यक्रम का यहाँ पर यह मतलब है कि पूरे देश में एक ही पाठ्यक्रम होगा। यानी कि वैसा नहीं होगा कि बिहार में कुछ और पाठ्यक्रम है, यूपी में कुछ और है, गुजरात में कुछ और है, नहीं, ऐसा नहीं।
सभी जगहों पर एक निश्चित पाठ्यक्रम होगा और उस निश्चित सिलेबस के तहत अब पढ़ाई होगी। यानी कि अब यहाँ से केवल सामान्य समझ की बात नहीं हो रही है, अब यहाँ से कुछ बेहतर तरीके से पढ़ाई की बात हो रही है और उनके स्किल डेवलपमेंट एक बहुत ही अहम बिंदु है। यानी कि अब उनके स्किल डेवलपमेंट पे जोर दिया जाएगा, सिर्फ रटने वाली बात नहीं रह जाएगी। देखो और महत्वपूर्ण चीज है कि कक्षा 6 से ही वोकेशनल कोर्स की शुरुआत होगी। कक्षा 6 से ही वोकेशनल कोर्स की शुरुआत होगी और साथ ही छात्रों को इंटर्नशिप में भी भाग लेना पड़ेगा। है ना अद्भुत चीज? अभी तक आप सोच पा रहे थे, अभी तक जो हमारे पास व्यवस्था है तो मैट्रिक लेवल तक इंटर्नशिप में जाने की व्यवस्था नहीं है। यानी कि बात को ऐसे सरल शब्दों में आप समझें कि जैसे अगर वोकेशनल कोर्स में अगर कोई भी, मान लेते हैं किसी बच्चे को पेंटिंग में शौक है तो उसको पेंटिंग करना है, तो अब स्कूल में तो वो सीखेगा, लेकिन अब इंटर्नशिप के लिए किसी पेंटर के पास जा करके और वहां पे वह कुछ दिन काम कर सकता है, सीख सकता है। इसके लिए स्कूल भी भेज सकता है, उसके लिए सरकार व्यवस्था कर सकती है। कोई कारपेंटर बनना चाहता है तो कारपेंटर के यहाँ जाकर के सीख सकता है। कोई अगर पेंटिंग सीखना चाहता है तो पेंटर के यहाँ जाकर के सीख सकता है, किसी लॉन्ड्री वाले के यहाँ जाकर सीख सकता है। यानी कि यहाँ पर बल दिया जा रहा है वर्क पर, यानी कोई भी काम हो, काम छोटा बड़ा होता नहीं है, यानी कोई भी काम। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, यानी कि जितने भी हमारे वोकेशनल कोर्सेज हैं तो उनमें अब इंटर्नशिप भी होगा और ये कक्षा 6 से प्रारंभ होगी। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे अहम बात है। यानी कि उस उम्र से ही बच्चे अब सीखना शुरू करेंगे। बात समझ पा रहे हो? जो शुरू में मैंने कहा था, यानी कि चाइना जैसे देश से अब हमारी जो होगी ना, अब कहीं से हम पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि अब हमारे बच्चे जो होंगे ना वो अब जीनियस होना शुरू होंगे। और जिस देश के बच्चे जीनियस होना शुरू होते हैं वह देश सुपर पावर बनने में कभी भी देर नहीं लगता है। ये जैसे ही जनरेशन बड़ा होगा वैसे ही देश जो होगा उन्नति के शिखर पर होगा। आगे बढ़ते हैं बाबू। अब यहां पर कहता है क्या कि कक्षा 6 से ही प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल डेवलप किया जाएगा। बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है। कहता है कि कक्षा 6 से ही प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल डेवलप किया जाएगा और छात्रों को कंप्यूटर कोडिंग सिखलाई जाएगी। कल्पना कर सकते थे भारत जैसे देशों में कि अभी इस तरह की कोई भी व्यवस्था हो सकती है? कक्षा 6 से ही कोडिंग सिखाया जाएगा। अभी तो आप 12th तक चले जाते हो तो कोडिंग नहीं सीखते हो, उसके बाद कहीं जाकर कुछ कंप्यूटर साइंस वगैरह कुछ लेते हैं तो उनको सीखने वगैरह का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पर बात की गई कक्षा 6 से ही अब उनको कंप्यूटर की कोडिंग भी सिखलाई जाएगी। देखो 5 + 3 हो गया, तो 5 + 3 + 3 और उसके बाद क्या बोला गया 4। तो 4 का मतलब क्या होगा? यानी कि कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक, 9, 10, 11 और 12, यानी ये जो 4 क्लास हैं। और इसे कहा गया है, इसे स्कूली शिक्षा का लास्ट स्टेज कहा गया है। स्कूली शिक्षा का लास्ट स्टेज। अब इसके बाद कॉलेज की शिक्षा शुरू होगी। लेकिन इसमें देखो क्या क्या बातें कही गई है। कहता है इस दौरान छात्रों के अंदर विश्लेषण क्षमता डेवलप करने की बात की गई है, विश्लेषण क्षमता बढ़ाने की बात की गई है और किसी विषय को गहराई से पढ़ने पर बल देने की बात की गई है। यानी कि अब यहां से देखो किस तरह से सरकार जो है बच्चे को पढ़ाना चाह रही है। यानी कि अगर हम देखें प्री प्राइमरी जो हमारा स्टेज था उसमें खेलकूद के माध्यम से, उसके बाद जैसे ही हम आ जाते हैं प्री प्राइमरी सुपर प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं तब वहां पर सामान्य समझ की बात कही गई है। उसके बाद जैसे ही हम आ जाते हैं मिडिल स्टेज में तो थोड़ा सा अब गंभीरता थोड़ा धीरे धीरे आने लगा है, वहां पर स्किल डेवलपमेंट की बात होने लगी है, बच्चे में स्किल अब बढ़ाने की बात हो रही है। लेकिन अब जो यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं लास्ट स्टेज, जो स्कूल का जो लास्ट स्टेज है, तो यहाँ पर बोला गया है कि अब यहाँ पे विश्लेषण क्षमता पे जोर दिया जाएगा और किसी विषय को गहराई से पढ़ने पढ़ाने पे जोर दिया गया है। अब साथ में कहता है कि स्ट्रीम जो सिस्टम है उसको खत्म कर दिया जाएगा। स्ट्रीम सिस्टम को खत्म करने से क्या मतलब है? यानी कि जैसे अभी क्या है ना कि अब जैसे 12th में चले जाते हैं तो होता है ना कि ये साइंस वाला बच्चा है, ये आर्ट वाला बच्चा है, ये कॉमर्स वाला बच्चा है। अभी फिजिक्स के लिए आया तो फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री लेगा या फिर फिजिक्स से केमिस्ट्री बायोलॉजी लेगा, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। लेकिन अब ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। यानी कोई फिजिक्स के साथ अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो बेशक पढ़ सकता है, उसके साथ अगर कोई म्यूजिक पढ़ना चाहता है तो बिल्कुल पढ़ सकता है। यानी कि अब कोई भी पेपर एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, स्ट्रीम नहीं रहेगा, कोई भी जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। और साथ में बोला गया है कि सेमेस्टर सिस्टम प्रारंभ कर दिया गया है, यानी कि अब आपका सेमेस्टर होगा। और सेमेस्टर कैसे होगा? तो एक वर्ष में 2 सेमेस्टर होंगे, यानी प्रत्येक 6 महीने पे आपके 1 सेमेस्टर होंगे और सेमेस्टर जो होगा 1 साल में 2 होंगे और दोनों सेमेस्टर का जो अंक होगा उसको जोड़ करके फाइनल रिजल्ट आपका तैयार किया जाएगा।
बात समझ में आ रही है? कितनी बेहतर और कितनी अच्छी अभी पॉलिसी आई हुई है। अब देखो आगे कहता है कि रिपोर्ट कार्ड जो होगा 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। क्या मतलब होता है इसका? 360 डिग्री असेसमेंट का मतलब क्या है? यानी कि सिर्फ आपका पढ़ाई के माध्यम से नहीं, यानी कि रट्टूमल वाले को जो नंबर मिल जाता था वो चीज नहीं है कि बस आपने जो लिखा बस उतने से नंबर मिलेंगे, नहीं, साथ में आपको क्या होगा, यानी परीक्षा के अंक तथा छात्र का जो एक्स्ट्रा करिकुलम है के अंक सभी को ऐड किए जाएंगे और सभी को ऐड करके और तब आपको अंक दिए जाएंगे। अब देखो आगे कहता है कि परीक्षा के मूल्यांकन शिक्षक के साथ साथ अब छात्र खुद भी करना होगा, एक कॉलम उनके लिए भी दिया रहेगा। बहुत ही गजब की बात है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, सब कुछ नई नई चीजें हो रही है। यानी कि आप जो भी एग्जाम दे रहे हो उसका मूल्यांकन टीचर तो देंगे, उसका तो कॉलम बना हुआ रहेगा, लेकिन आपको अपना एग्जाम जब आप दे देते हो, एग्जाम देने के बाद आपको खुद अपनी कॉपी पे नंबर देना होगा और साथ में अपनी कॉपी का मूल्यांकन खुद कर सकते हैं। आप अपनी कॉपी का मूल्यांकन खुद तो कर ही सकते हैं, अपनी किसी सहपाठी के कॉपी का मूल्यांकन भी आप करेंगे और आपकी कॉपी पर भी मूल्यांकन आपका कोई सहपाठी करेगा। और साथ में लास्ट में ये भी दिया हुआ है कि जैसे ही आपकी स्कूली शिक्षा पूरी हो जाती है, आप कॉलेज जाने वाले होते हैं, तो उसके लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट की व्यवस्था होगी। यहां तक बात हुई कि आपकी स्कूल की जो शिक्षा होगी उसके बारे में। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अब आप कॉलेज में चले गए, तो कॉलेज में जाने के बाद उच्च शिक्षा के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है। अब जैसे ही आप स्कूल से कॉलेज की तरफ जाते हो, यानी उच्च शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो उच्च शिक्षा में बोला गया कि मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिस्ट की व्यवस्था होगी। मल्टीपल एंट्री यानी और मल्टीपल एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, यानी जितना बार आप आना चाहें आ सकते हैं और जितना बार जाना चाहें आप जा सकते हैं। मतलब तो सीधा इसका ही होता है। देखो अभी तक क्या हो रहा था कि जैसे ही हम ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते थे तो ग्रेजुएशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी कि 3 साल का अपना कोर्स होता था। तो उसमें क्या है ना कि कई बार ऐसे सिचुएशन आते थे, मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था तो भोपाल बोर्ड में मेरा टीसी का जॉब हो चुका था और मैं वो जॉब इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मुझको इधर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना था। मुझे ऐसा लगा कि अभी उधर चले जाएंगे तो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा और जो अपना ड्रीम है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो चलो जॉब फिर भी मिलेंगे, अभी हमें अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर अगर आपने कंप्लीट कर लिया है लेकिन आपको और कहीं जाना है या कोई दूसरा कोर्स ही करना है या कहीं आपका जॉब लग गया है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। आपका यह 1 साल बर्बाद नहीं होगा, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी कि फर्स्ट ईयर अगर आपने कंप्लीट किया है तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स मानते हुए एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। अगर 2 वर्ष आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको डिप्लोमा का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको डिप्लोमा माना जाएगा कि आपने डिप्लोमा कोर्स किया है। लेकिन अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, पूरा कोर्स कर लेते हो, 3 वर्ष का कोर्स कर लेते हो, तब आपको डिग्री दे दिया जाएगा। अब देखो यहां पर यह भी कहा गया है साथ में कि ये जो आपका अंक है, ये जो आपका अंक है ये सुरक्षित रहेगा। यानी कि जैसे आपने फर्स्ट ईयर का जो अभी कोर्स किया और आपको जो अंक मिले वह अंक सुरक्षित रहेगा। इसे क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी कहा गया है। इसे क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी यानी कि आपका क्रेडिट वो बना हुआ रहेगा कि चलो अब दोबारा से आपको एडमिशन जब लेना होगा तो आपको फर्स्ट ईयर में नहीं लेना होगा। मान लेते हैं कि आपने 1 साल पढ़ाई की और 1 साल पढ़ाई करने के बाद अभी आप कहीं दूसरी जगह जॉब करने चले गए, अब दोबारा से आपको पढ़ने का मन किया तो आपको फिर फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं लेना है, आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो, आपका एक क्रेडिट बचा हुआ रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कहता है कि देखो अभी जो बीए की बात करते हैं, बीएससी की बात करते हैं, बीकॉम की बात करते हैं तो अभी ये 3 वर्ष के फॉर्मेट में है। लेकिन ये 3 वर्ष और 4 वर्ष 2 विकल्प में आपको मिलेंगे। अब ये 2 विकल्प किस लिए होगा, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएशन सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो जॉब चाहते हैं, उनको फॉर्म अप्लाई करना होता है। बहुत सारे ऐसे फॉर्म आते हैं कि बिना ग्रेजुएशन किए वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उनको ग्रेजुएशन एनी हाउ करना ही है, तो बस वो 3 साल का कोर्स करके और काम अपना समाप्त कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ग्रेजुएशन सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें फॉर्म अप्लाई करना है और उनको जॉब लेना है, उनको रिसर्च भी करना है, तो उनके लिए 4 साल का ग्रेजुएशन का ऑप्शन दिया गया है। यानी कि अगर आप 3 साल का अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो सिर्फ आप उसकी डिग्री नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे अगर 4 वर्ष का अगर आप कोर्स करते हो तो आपको रिसर्च का भी मौका दिया जाएगा। अब देखो एमफिल को समाप्त कर दिया गया है, पहले एमफिल होता था, एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्री जो 2 साल की होती थी उसे अब 1 वर्ष का कर दिया गया है और पीएचडी अब आप 4 वर्ष में कंप्लीट कर सकते हो।
जब रिसर्च की अगर बात होती है तो फंडिंग की भी बात होनी चाहिए। तो देखो, रिसर्च फंडिंग के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, तकनीक को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल लैब की वृद्धि की जाएगी और पूरे देश में शिक्षा का एक मानक होगा। तो एक कंप्लीट गाइड है। अभी यहाँ पे जो अहम अहम कई और चीजें हैं, जिसमें आपका जो क्वेश्चन था कि अभी जो 10वीं की जो परीक्षा है, 12वीं की जो परीक्षा है, अभी इसकी क्या स्थिति होगी, यानी कि 10वां का बोर्ड रहेगा, 12वां बोर्ड तो रहेगा ही रहेगा, बोर्ड तो रहेगा ही रहेगा, उसके पैटर्न में बदलाव हुआ है। लेकिन एक और बात, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये सारे जो हैं अभी नियम अप्लीकेबल नहीं होंगे। वास्तव में ये तो बिल है, अभी ये कानून तो बना नहीं, अभी तो कई चरण इसको पास करने हैं, यानी कि अभी यह बिल ही है। अभी यहाँ पे चूंकि कैबिनेट ने पास किया है, पार्लियामेंट में जाएगा, वहां पे डिबेट होगा, वहां से जब निकलेगा तो राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा और तब जाकर यह कानून बनता है। इसमें अभी वक्त लगेगा और इसको अप्लीकेबल होने में कम से कम 2 से 3 वर्ष लगेंगे। तो 2021, 2022 ये सभी जो हैं आपके बोर्ड के जितने एग्जाम पहले जैसे होते आ रहे थे वैसे अभी भी होंगे। बात समझ में आ रही है? यानी कि जिस तरह से एग्जाम पहले हो रहे थे वैसे ही एग्जाम अभी भी होंगे। 2-3 साल अभी इस पूरे पॉलिसी को एडॉप्ट करने में समय लगेगा। अभी पाठ्यक्रम तैयार करने होंगे, पूरे देश में जो एक कैरिकुलम आपको चलाना है, तो इसके लिए बहुत सारी व्यवस्था करनी होगी। सरकार को तैयार होना पड़ेगा, पूरे स्कूल तंत्र को तैयार होना पड़ेगा और कोरोना काल में अभी उतना शीघ्रता से काम हो यह संभव भी नहीं है। तो अभी जो तत्काल में आपका जिस तरीके से अभी बोर्ड का एग्जाम हो रहा था, जो आपका स्ट्रक्चर था, एजुकेशनल जो स्ट्रक्चर था वह 1986 वाले स्ट्रक्चर पर ही चलेगा। अभी इस स्ट्रक्चर को पूरा होने में अभी समय है। तो आप अपनी बोर्ड की तैयारी करें और जिस तरह से कर रहे थे उसी तरह से करें, आपका एग्जाम उसी तरह से होने वाला है। आशा करते हैं कि सारी बातें आप लोगों को कंप्लीट समझ में आई होगी। इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके आप शेयर करें, ताकि जो भी क्रमवार जो भी बिंदुवत मैंने बातें बताई लोगों को पता चल सके। अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, कम से कम इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए आपको इतना योगदान तो करना ही पड़ेगा। इस वीडियो को जितना से अधिक हो सके आप इसको शेयर करें। ओके, जो भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।